चलो, तो लास्ट भाई हम लोग कर रहे थे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तीन बातें हमने पढ़ी थी। डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ एंड सब्सटेंस, आपके पापा आपके ऊपर नियम कायदे कानून इम्पोज कर सकते हैं बट आप नहीं कर सकते, तो दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ एंड सब्सटेंस। कि जो लोअर हायरार्की में होगा वो अपर के लिए कानून नहीं बना सकता, बट ऊपर वाले का बनाया हुआ कानून नीचे वाले पे लागू होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के लॉ सबके ऊपर लागू होंगे, बट हाई कोर्ट ने कुछ बोला तो वो लोअर कोर्ट पे लागू होगा बट सुप्रीम कोर्ट पे नहीं होगा। अगर हमने कोई कानून बनाया जिसमें एक पार्ट वैलिड है और दूसरा पार्ट इनवैलिड है, और आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, तो वैलिड पार्ट सही है और इनवैलिड को आप गलत ही बोलेंगे। और अगर अलग अलग नहीं कर सकते तो पूरी चीज ही इनवैलिड मान ली जाएगी, वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। जो चीज आप सही तरीके से नहीं कर सकते, अगर आपने उसको गलत तरीके से किया तो उसको भी गलत ही माना जाएगा। वेरी सिंपल एग्जांपल, आप रोड पे जा रहे हैं, सामने लाल बत्ती जल गई, तो आपने सोचा ट्रैफिक लाइट अगर जंप करेंगे तो चलान आएगा। आपने साइड से काटा, लेफ्ट से, और फिर आगे से मुड़ के वहां से चले गए, और वहां पे भी रेड लाइट थी, बट आप कैमरे को धोखा देते हुए निकल गए, तो माना वो भी गलत ही जाएगा। तो व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू करेक्टली बट यू डिड इट इनकरेक्टली, तो उसे भी इनकरेक्ट ही माना जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? चलिए, तो इसके लिए यहाँ पे हमने कुछ केस लॉस पढ़े हैं जहां पे आपको ये बातें समझ में आएंगी। पहला केस लॉ एग्जाम्पल है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस FN बलसारा। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये केस लॉ तो पर्टिकुलर लिया गया है, क्या एक ही केस इसके ऊपर बना था? नहीं, ये जनरली जो फेमस केस लॉज होते हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं, या जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं वो, या आप बोल सकते हो जो इस मैटर पे सबसे पहला रहा होगा वो। बस इन्हीं तीन रीजन से ये केस लॉ यहाँ लिखे जाते हैं। हुए तो बहुत केस होंगे, बच्चे कहेंगे तब कोई समस्या नहीं, हम लिख के आ जाएंगे स्टेट ऑफ दमन एंड दीव वर्सेस सौरभ सर। तो ये पता है टीचरों को क्या सही है, और आपको भी मोस्ट फेमस ही लेके चलना है, आलतू फालतू आप नहीं लिख सकते। तो पहला केस लॉ जो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस FN बलसारा, ये था क्या बेसिकली। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने एक कानून बनाया कि जो लिकर का अमाउंट है, आप उसको कितना इंपोर्ट कर सकते हैं और कितना डोमेस्टिक पर्पस के लिए कोई भी डीलर या होलसेलर अपने पास रख सकता है। मतलब मेरे को दिवाली में पटाखे की दुकान लगानी है, तो गवर्नमेंट कह रही लाइसेंस तो दे देंगे, बट 4000 किलोग्राम से ज्यादा का स्टॉक पटाखे का आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा का हुआ तो हम इसे इलीगल मानेंगे और आपको जेल भी कर देंगे और आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि हम ज्यादा अगर स्टॉक रखते हैं पटाखे का, तो हो सकता है कहीं पे किसी का घर उड़वाने के लिए हम उसको मसाला बेच दें। तो सिमिलरली यहाँ पे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने जो कानून बनाया कि भाई मैक्सिमम कितना अल्कोहल का स्टॉक कोई दुकानदार रख सकता है, क्यों बनाया गया? बहुत ज्यादा स्टॉक अगर रखोगे तो बेचोगे ज्यादा, बेचोगे ज्यादा तो लोग लहराएंगे ज्यादा, और लहराएंगे तो अपनी सेहत खराब करेंगे, लीवर नुकसान कर लेंगे। और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी देश में ऐसी होती है जिसको आप बोल सकते हैं गरीब, वो जितना कमाता है वो लिकर में ही बर्बाद कर देता है, तो वो अपने घर में बच्चों की परवरिश के लिए अच्छा पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता। तो इन सब बातों को सोचते हुए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने ऐसा कानून बनाया। बट यहाँ पे जो एप्लीकेंट थे जिन्होंने केस किया FN बलसारा साहब ने, इन्होंने बोला ये कानून गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने इसको चैलेंज किया, सर हाई कोर्ट में क्यों नहीं चैलेंज किया जा सकता? भाई स्टेट का मैटर था, तो स्टेट के मैटर के लिए हाई कोर्ट तो स्टेट की तरफदारी ही करेगा हमेशा, तो इनको अपर कोर्ट में जाना चाहिए था। इज दैट अंडरस्टूड? तो आपकी पड़ोसी के बच्चे से लड़ाई हो गई, तो कंप्लेन पड़ोसी से करेंगे तो वो आप ही की गलती निकालेगा, अपने बच्चे को थोड़ा कोई खराब बोलेगा। तो बोला कि भाई ये जो आपने लिमिट लगाई है इंपोर्टेड लिकर पे, ये एक्चुअली यूनियन लिस्ट का आइटम है, ये स्टेट लिस्ट का आइटम नहीं है। तीन लिस्ट आपको याद होंगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट। तो जिन चीजों पे कानून सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है वो कहां पे आते हैं? यूनियन लिस्ट में। जिन चीजों के लिए कानून हाईकोर्ट बना सकते हैं वो स्टेट लिस्ट में, जिसमें दोनों काम करेंगे वो कॉन्करेंट। हम साथ साथ हैं। लॉजिक समझ में आ गया? तो आपकी शादी कहां पे होगी आप भी डिसाइड कर सकते हैं आज की तारीख में, बट आप पढ़ेंगे किस स्कूल में ये आप नहीं डिसाइड करेंगे, आपके पापा भी डिसाइड करेंगे। तो यूनियन लिस्ट के आइटम्स पे कोई भी बात डिसाइड करने का हक सिर्फ किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। बलसारा साहब ने यही बोला कि ये जो वजह है, ये जो रीजन है लिकर पे लिमिट लगाना कि दुकानदार कितना स्टॉक रख सकता है, ये हाईकोर्ट अंकल आपकी औकात के बाहर है, ये काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट गए। तो अब यहां पे आ गया गवर्नमेंट वॉज इनकॉम्पिटेंट टू मेक सच लॉ, ये बलसारा साहब बोल रहे हैं। तो ये हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ एंड सब्सटेंस, कि भाई आप किस स्कूल में पढ़ेंगे ये आप नहीं डिसाइड करेंगे, ये पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। बट पेरेंट्स ने आपका एक्स पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवा दिया,
आप वहां जाने के बजाय वाई पब्लिक स्कूल में चले गए, तो भाई इसके लिए आपको डांट पड़ना घर में जायज है। बट अगर आपके मनपसंद के लड़के या लड़की से स्पाउस से पापा में शादी नहीं करने दे रहे, तब अगर आप उनकी कंप्लेन करते हैं पुलिस स्टेशन में जाके और आपकी उम्र 21 साल से ऊपर की है, तो पापा मम्मी के खिलाफ केस चल जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस कैसे काम करता है भाई? स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया फॉर द पर्पस ऑफ लॉ इट वाज व्हाट? रेगुलेट करना है कंजम्पशन ऑफ लिकर एंड नॉट रेगुलेटिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो कहने का मतलब क्या है भाई? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, फॉरेन ट्रेड की जिम्मेदारी, किस चीज के ऊपर कितना लाइसेंस होगा, क्या इंपोर्ट ड्यूटी होगी, कितना आप लिमिट लगाएंगे थिंग्स टू बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड में, कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पे दो बातें हैं, यहां पे बात की जा रही है कि कितना लिकर आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इज दैट क्लियर? दूसरी बात, डीलर कितना स्टॉक रखेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा FN बलसारा साहब से कि भाई आप सौरभ सर की लॉ की क्लासेस अटेंड करिए या थोड़ा सा कानून ठीक से पढ़िए। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इसलिए लिमिट नहीं लगाई थी या इसलिए कानून नहीं बनाया था कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड था, इसलिए कि लोग ज्यादा लिकर का कंजम्पशन ना करें। इज दैट क्लियर? ताकि उनके स्टेट के लोग अगर ज्यादा लिकर का कंजम्पशन करेंगे तो भाई उनकी हेल्थ खराब होगी, हो सकता है वो अपने बच्चों को अच्छा फूड ना सप्लाई कर पाए, पैसा लिकर में बर्बाद कर दे पूरा। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बलसारा साहब यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा किस चीज का है कि कंजम्पशन ऑफ लिकर शुड नॉट बी वेरी हाई। अगर नहीं रोका गया तो एक पर्टिकुलर पुअर कम्युनिटी जो आप बोल सकते हैं या वेरी बिलो देन द मिडिल क्लास, वो अपने ज्यादा पैसे को यहाँ पे बर्बाद कर देंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो मम्मी कह रही है शादी कर लो, आप कह रहे नहीं हमको शादी नहीं करनी। अब मम्मी कह रही है भाई ये तो गलत बात है। मम्मी अगर आपको बोले कि भाई करीना कपूर से या आलिया भट्ट से शादी कर लो, धैर्य जी समझ रहे हैं इस बात को? वेरी गुड। तो करीना कपूर और आलिया भट्ट से शादी करो, बट धैर्य कह रहा नहीं हमको तो कैटरीना कैफ से शादी करनी है। तो अब यहां पे मम्मी इसलिए आपके अगेंस्ट है क्योंकि आप ये नहीं कि शादी नहीं कर रहे हो, उनकी मनपसंद लड़की से शादी नहीं कर रहे हो। इज दैट क्लियर? तो वही चीज यहां पे भी है। तो शादी करना और ना करना आपका राइट है, बट उनकी पसंद से करना ना करना भी आपका राइट है। बट अगर आप उनकी बात मान लेते हैं तो उनकी इज्जत रह जाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाया किस लिए? ताकि लिकर का कंजम्पशन कंट्रोल करे। बलसारा साहब ने क्या मुद्दा उठाया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये फॉरेन ट्रेड की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करने का राइट नहीं रखती। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस समझ में आ गया? तो क्या स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बच्चों यहां पे गलत था? नो, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एकदम सही था। तो बोला जा रहा है कि हमको लिकर का कंजम्पशन रेगुलेट करना है, ना कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इज दैट क्लियर? तो हमने यहाँ पे डोमेस्टिक और फॉरेन लिकर दोनों की बात की है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? हाँ, अगर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सिर्फ फॉरेन लिकर के ऊपर लिमिट लगाता और डोमेस्टिक पे ना लगाता, तब सुप्रीम कोर्ट बोलता कि भैया आप गलत कर रहे हैं, अब ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है। इज दैट अंडरस्टूड? ये सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट से कहने का मतलब यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, वो कानून बना सकती है पार्लियामेंट में। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो विधान परिषद और विधानसभा होगी, MLA और MLC जहां बैठते हैं, वो कानून नहीं बना सकते। सो वॉज द लॉ मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट वैलिड और वायलेटिव? तो लेट्स सी डिसीजन क्या आया आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला व्हाइल जजिंग द वैलिडिटी ऑफ लॉ, हमको उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो FN बलसारा साहब ने कौन सा पॉइंट पढ़ा? सिर्फ और सिर्फ फॉरेन लिकर का। हम किसकी बात कर रहे हैं? डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों को। तो एसेंस ऑफ लॉ इन दिस केस वाज नॉट रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बट रेगुलेशन ऑफ लिकर कंजम्पशन व्हिच इज स्टिल अ आइटम ऑफ स्टेट लिस्ट। खोपड़े में बात गई। तो उत्तर प्रदेश के अंदर बाहर से बिजनेसमैन विदेश से कितना पैसा लेके आएगा, दिस इज द मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट। और इस पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एक कानून है, पुराना था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो ये काम यूनियन गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट योगी जी की ऐसा कोई कानून बना दे तो मैं उसको सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करूंगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, चैलेंज करूंगा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट अपनी औकात से बढ़ के काम कर रही है। बट अगर स्टेट में ओपन एयर जिम लगने हैं और मेरे घर के बगल में एक ओपन एयर जिम लगा दिया और मैं बोलूं भाई मैं पार्किंग कहां पे करूं कार की, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट बोलेगा पार्किंग घर के अंदर करोगे सड़क पे करोगे? तो ये जो कानून के तहत स्टेट ऑफ यूपी में अलग अलग जगह ओपन एयर जिम लगाए जा रहे हैं, ये गलत नहीं है। हेल्थ एंड हाइजीन तो मामला स्टेट लिस्ट का है, यूनियन लिस्ट का भी है बट स्टेट का भी है, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का है। समझ में आ गया? तो सिर्फ अगर यहाँ पे
फॉरेन लिकर की बात होती तो बलसारा साहब केस जीत जाते, बट यहाँ पे फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों। और कैप का मकसद लिमिट लगाना नहीं था कि आपके धंधे में हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की हरकतों पे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये कानून वैलिड है। तो अब यहां पे सर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कैसे लगा कि भाई फॉरेन लिकर के लिए हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रूल बना रहे हैं, इट्स डिफरेंट, डोमेस्टिक के लिए रूल बना रहे हैं, इट इज डिफरेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल सकता था ठीक है आप एक काम करिए, फॉरेन लिकर के ऊपर कैप हटा दीजिए सिर्फ और सिर्फ, तो डोमेस्टिक वाला पार्ट विल बी करेक्ट, फॉरेन लिकर वाले में हम यूनियन गवर्नमेंट को बोल देंगे, मोदी जी को, भैया तुम कानून बना दो इसके ऊपर। इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो जैसे मान लीजिए किसी को लेटस से प्रॉब्लम है लीवर से रिलेटेड, तो उसका एसजीपीटी जो मेजरमेंट होता है वो गड़बड़ होगा। जॉन्डिस है तो थोड़ा बहुत किडनी पे असर आएगा, तो डॉक्टर कहेगा जो मैं लीवर की दवाई दे रहा हूं, जब ये एसजीपीटी का लेवल कंट्रोल होगा तो किडनी अपने आप ठीक हो जाएगी, तो किडनी का इलाज अलग से करने की जरूरत, तो यहां डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि लीवर की वजह से किडनी का प्रॉब्लम है, जहां लीवर सही हुआ किडनी अपने आप ठीक हो जाएगी। पहले जुकाम लगता है बाद में खांसी होती है, क्योंकि बलगम गले में जमकती है, तो डॉक्टर कहेगा खांसी की दवाई लो, जुकाम की मत लो। जुकाम की दवाई लोगे तो 7 दिन में जाएगा, नहीं लोगे तो 1 हफ्ते में जाएगा। तो आप खांसी जुकाम को अलग अलग नहीं कर सकते, एक लगाए तो दूसरा तो होगा ही होगा। अब एग्जाम में ना लिख के चले आना खांसी जुकाम पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई नहीं होता। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? चलिए, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, ये क्या था सर केस लॉ? मैसूर गवर्नमेंट ने बोला 51% जाहिलों को हर जगह रिजर्वेशन मिलेगा अंडर आर्टिकल 16। जाहिल वही शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, इज दैट क्लियर? तो मेरे हिसाब से ये गलत है रिजर्वेशन। हाँ, आप आरटीई के तहत पढ़ाई लिखाई इनकी टोटल फ्री कर दीजिए, पढ़ चुके ना, 12वीं पास कर गए, चलो ग्रेजुएशन में भी रिजर्वेशन दो, नो प्रॉब्लम, बट वहां पे रिजर्वेशन ना दो जहां पे फाइट बहुत ज्यादा है। अगर आप कहते हो कि आईटी जेई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में हम 12th क्लास तक का सिलेबस टेस्ट करते हैं, जो कि सबसे बड़ा झूठ है, एमएससी लेवल तक का सिलेबस वहां टेस्ट होता है, ओके। तो वहां पे अगर आप बोलते हो कि हम 12वीं का सिलेबस टेस्ट करते हैं, तो 12वीं तक तो आरटीई के तहत पढ़ा दो, उनको पढ़ा दो, एससी एसटी रिजर्व क्लास को 6 से 14 नहीं, 6 से 18 19 साल, बट उसके बाद लेट देम कॉम्पीट इन जेई एग्जाम, क्योंकि ये लोग रिजर्वेशन के थ्रू कॉलेज में आ जाते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, कल को जॉब में भी इनका रिजर्वेशन होता है, एंड देयर दीज पीपल स्टार्ट घूसखोरी एंड करप्शन। ये फिर बॉडी पार्ट्स बेचने लग जाते हैं, पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर बन गए कोई शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब वाले, तो रोड बनने में पैसा खाएंगे, पैसा खाएंगे तो डामर में पानी ज्यादा मिलाया जाएगा और केमिकल कम, और फ्लाईओवर धड़ाम से गिर जाएगा। इज दैट क्लियर? तो दीज पीपल क्रिएट करप्शन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो अगेन ये चीज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की, किसी स्टूडेंट ने की होगी, भाई 51% रिजर्वेशन बहुत ज्यादा है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, 93 परसेंटाइल से नीचे वाले को किसी सो कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी एडमिशन नहीं मिलता, बट अगर एससी एसटी कोटे वाला 36% ले आया, 93 परसेंटाइल जो बनता है ना, वो आईटी जेई के एग्जाम में 360 नंबर का लगभग पेपर होता है, अगर आपके 95 या 102 नंबर आ गए तो समझ लीजिए हो गया, और उसको 30 नंबर में भी एडमिशन मिल जाएगा, मतलब 10% मार्क्स लाने में भी। स्कूल में जिस लेवल बच्चा फेल होता है वहां जेई में एडमिशन मिलता है इनको, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। तो अब यहाँ पे इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, बोला गया भाई आर्टिकल 14, ये गोल्डन ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा, 14 19 21, तो आर्टिकल 14 क्या वॉयलेशन है? तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई रिजर्वेशन सो कॉल्ड डिड नॉट मेड अंडर आर्टिकल 14 बट 16 बनाइए। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, हम एक काम करते हैं, 51% गलत है ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन 49% को सपोर्ट करता है, तो हम ये नहीं बोलेंगे इसको खत्म करो, इसको गिरा के 49 कर दो, तो जो 2% की वजह से नौकरियां मिली, एडमिशन मिले, उन बच्चों को निकाल बाहर करो, बाकियों को पढ़ने दो। समझ में आ गए दोनों केस लो? खोपड़े में बात गई। तो यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कैसे आया? 51 में 2 अलग करो, 49 अलग करो, 2% को डिक्लेयर कर दिया इनवैलिड एंड 49 इज वैलिड। तो अब अगर 51% रिजर्वेशन में 1500 बच्चों को एडमिशन मिला या 2000 लोगों को नौकरी मिली, तो देखो 49% रिजर्वेशन अगर होता तो कितने लोग आते सर जी? 1970 लोग आते,
और 2000 को नौकरी दी गई है, 30 को लात मार के बाहर करो, तो नीचे से 30 निकल लेंगे। लॉजिक समझे कि नहीं समझे? क्लास में सब बच्चों को बोला गया बैठ के पढ़ो, लंच ब्रेक में बाहर जाओ। कुछ बच्चे खाना खा रहे थे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, होमवर्क कर रहे थे अपना। कैमरे में देखा गया सबको निपटा देना, क्या सही होगा? नो। तो जो खाना खा रहा था पनिशमेंट सिर्फ उसको देंगे। सर एक ऐसा था वो खाना खा के उल्टी कर दिया, तो उसका तो खाना खाया नहीं माना जाएगा? नहीं, पनिशमेंट खाना खाने की है, डाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ इससे मतलब नहीं है। अगर मैंने आपके साथ फ्रॉड किया, आपको नुकसान हुआ चाहे नहीं हुआ, मेरे ऊपर तो केस चलेगा ही चलेगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन गलत था। ये जरूरी नहीं कि आप अग्रीव्ड पार्टी हैं या सुग्रीव पार्टी हैं। ओके, तो 2% को स्ट्राइक डाउन किया एज इनवैलिड पार्ट और 49% को अब किया इट इज वैलिड। तो आर्टिकल 16 की आड़ लेते हुए हमने 49 को 51 कर दिया, तो ये गलत है। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। लॉजिक समझ में आया? तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को बुलाया, आपने एक फर्जी एप्लीकेशन लिख के पापा का साइन कर दिया नीचे, फर्जी एप्लीकेशन लिख के पापा का साइन कर दिया और प्रिंसिपल को दिखा दिया, सही सिग्नेचर पापा का था बट वो आपने किया है। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, आपको अलाउड नहीं था। ये समझ गए इस बात को? चलिए, तो ये तीनों डॉक्ट्रिन समझ में आ गए भाई? पक्का? चलिए, दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक।